तो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का एक खास कार्यक्रम अधिवेशन जो कि आगे बढ़ते बढ़ते मुरादाबाद मंडल तक पहुंचा, मुरादाबाद तक पहुंचा और मुरादाबाद की पहचान कई मायनों में है, अलग अलग तरीके से है। लेकिन हम एक एक सत्र में, एक एक सेशन में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करते चले जाएंगे, जहां पर अलग क्षेत्रों के दिग्गज होंगे या फिर उस क्षेत्र से जुड़े वो लोग जो कि उस क्षेत्र में और बेहतरी हो उस पर काम करने में लगातार लगे हैं। हमारे साथ यहां पर जो मेहमान मौजूद हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में इसी सवाल से करूंगा कि राष्ट्रीय तौर पर एक नई शिक्षा नीति, लेकिन उससे कितना बदलाव या प्रदेश में जो कुछ और भी मूलचूल परिवर्तन पिछले कुछ दिनों में हुए हैं शिक्षा को लेकर योगी सरकार के दौर में, उसका भी क्या लब्बो-लुआब निकल पाया है। शुरुआत में प्रोफेसर रघुवीर सिंह आपसे कर रहा हूं। सिंह साहब, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से अगर जोड़कर हम आगे सवाल को बढ़ाएं, एक वाइस चांसलर के तौर पर उस यूनिवर्सिटी की भूमिका क्या है, इसको भी मैं आपसे जानूंगा, और किस तरीके से आप इस पूरे रुहेलखंड को, उत्तर प्रदेश के हिस्से को और देश में शिक्षा नीति को लेकर कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं, लगता है हुआ है, या कुछ और मूलचूल परिवर्तन होना चाहिए जो तीर्थंकर यूनिवर्सिटी में तो है लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं है। एनईपी 2020 की जो अभी बात हो रही है वो अभी पॉलिसी है जी। इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी अलग अलग कमेटियां बनी हैं और जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आएंगी उसके हिसाब से सभी यूनिवर्सिटीज अपने अपने स्तर पर कोशिश करेंगी कि उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। जहां तक तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का सवाल है, हमने ये पॉलिसी आने से पहले ही कुछ बिंदुओं को अपने स्तर पर लागू कर दिया था। जैसे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जी। कहने का मतलब है कि जो बच्चा हमारे पास आता है उसको केवल एक नैरो फोकस्ड, रिस्ट्रिक्टेड और रेजिमेंटेड डिग्री दी जाती है और उसका जो गहन अध्ययन केवल एक पर्टिकुलर जी सब्जेक्ट से ही होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पिछले सत्र से ही शुरू कर दी थी। ये प्राइवेट स्तर पर ही प्रयास होते हैं, क्यों नहीं सरकारी स्तर पर हो पाते हैं, या फिर उसमें बीच में कोई तालमेल चल रहा है, कोई नई नीति की बात? देखिए, सरकारी स्तर की अपनी कुछ कमियां हैं और या कुछ बाध्यताएं इस तरह की हैं जिसमें बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी आ जाती है और उनका रूप और स्वरूप बहुत बड़ा होता है। उसकी वजह से काफी आपस में विभिन्नताएं भी बहुत हैं। तो इसको लागू करने के लिए इतना सरल नहीं है जितना एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होता है। कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप सोचते हैं फ्यूचर की, जी, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। तो सरकारी यूनिवर्सिटीज में क्या फ्यूचर खराब करने की सोचते हैं? खराब की बात नहीं, फ्यूचर की ऑफ द यूनिवर्सिटी। आप किसका फ्यूचर खराब की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी। सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्राइवेट संस्थान जो है, अच्छा पूरी करें जल्दी से। मैं बात कर रहा हूँ कि अगले 10 साल में अब मेरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कहाँ होगी उसकी बात कर रहा हूँ जी। तो जब मैं वो बात कर रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट अपने आप उसी दिशा में जाएंगे ना। बिल्कुल। अंजलि जी, ये कमी क्यों है? एक इंडिविजुअल व्यक्ति और वो एक यूनिवर्सिटी या कोई शिक्षण संस्थान खोलकर और फ्यूचर को डिसाइड करने की या उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पूरा सरकारी तंत्र हमारे पास है, उसमें एक कमी सर ने गिनाई की ब्यूरोक्रेसी, बड़ा ताना बाना। मैं ये नहीं मानता कि हाँ सब कुछ एकदम खराब है, पर कमियां तो रहती हैं क्योंकि तंत्र बड़ा है। उसमें कहाँ आपको एक शिक्षाविद के तौर पर लगता है कि प्रयास में कमी है? सर, प्रयास में कमी नहीं, लेकिन ये है कि हम इस बहुत बड़े स्वरूप के रूप में हमें प्रयास करना पड़ेगा और वो प्रयास हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि सरकार कर ले, ब्यूरोक्रेसी कर ले या फिर प्राइवेट कॉलेजेस कर ले, तो उन्हें नहीं, हर घर से प्रयास होना चाहिए, हर फाउंडेशन, हर संस्था, हर एनजीओ से प्रयास होना चाहिए। जिस प्रकार से जैसे हमारी फाउंडेशन है नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन ऑफ इंडिया, तो हम उसके प्रयास से भी प्रयास करते हैं कि हम भारत को आगे ले जाएं, 100% शिक्षित करें। जिस तरीके से हमने करके 40% मतलब 40 गाँवों को हमने 100% अपने प्रयास से शिक्षित किया है। चलिए, मतलब 40 गाँवों को आपकी संस्था ने जी शिक्षित किया है। किस स्तर पर? जी 100%, चाहे वहाँ महिलाएं हों, चाहे पुरुष हो या बच्चे, सभी को शिक्षित किया है। यानी आपने उनको बेसिक चीजें सिखाना शुरू की है शिक्षा की।
हाँ जी, ठीक जैसे ग्रामीण परिवेश सर होता है कि उसमें क्या है, ग्रामीण परिवेश में जैसे बच्चे, मैं भी क्योंकि एक शिक्षिका भी हूँ और ग्रामीण क्षेत्र की हूँ, तो वहाँ मैं देखती हूँ कि जो हम लोग पढ़ा देते हैं बच्चों को, वो बच्चे घर जाकर के बुक्स भी नहीं खोलते, क्योंकि उनके माता पिता कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें पढ़ा सके। वो लोग खेतों पे चले जाते हैं। अब हमारा प्रयास, हमारी फाउंडेशन से ये रहता है कि उन्हें मतलब 1 से 2 घंटा हम लोग बच्चे पढ़ सके आफ्टर स्कूल, जैसे पब्लिक स्कूल के चलिए, बच्चे यानी पढ़ते हैं। आप बेसिक शिक्षा की बात कर जी, रही जी। हैं, और उसको मैं और अगर बड़े सर, स्तर पर ले जाऊं तो उसका भी मैं हाँ, समझूंगा। उसी को यहाँ मैं पर सर मैं बताती हूँ। प्रोफेसर बड़े इंतजार मेहदी साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी IMFT के। जी हेलो। सर, आपके इस यूनिवर्सिटी की भूमिका क्या है और कहाँ फोकस कर रहे हैं? और जैसा हमारे साथ रघुवीर जी थे, उन्होंने कहा कि हम कहाँ पर स्तर पर खड़े हैं प्राइवेट के लिहाज से देखें, और सरकारी में कहां कमी रह जाती है। तो आप लोगों ने क्या प्रयास किए हैं, जो मौजूदा शिक्षा नीति में बदलाव की बार बार बात हो रही है, उसमें क्यों नहीं वो बदलाव संपूर्ण तौर पर हो पा रहा है? कहते कहते कई साल निकल गए। जी साहब, बिल्कुल। सबसे पहले तो हम इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद देते हैं और बधाई कि उन्होंने मुरादाबाद में इस अधिवेशन का आयोजन किया और हम लोग को आमंत्रित किया है, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जी, अब बात हो रही है कि मुरादाबाद और मुरादाबाद के एजुकेशन की, तो हम क्योंकि IFTM से हैं और IFTM का ही हम एक चेहरा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमें IFTM से ही शुरुआत करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो अगर हम 15-20 साल पहले मुरादाबाद में जाएं, क्योंकि हमें मुरादाबाद में, हम हैं तो बाहर के, लेकिन मुरादाबाद में आए हुए हमें 20-22 साल हो चुके हैं जी। IFTM से जुड़े हुए। अगर 15-20 साल पहले हम अगर जाएं तो ये देखते थे हम लोग कि जो बच्चे हैं जिनको टेक्निकल या प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए उनको दूसरे राज्यों में या दूसरे शहरों में जाना पड़ता, ये 10-15 सालों में इसमें काफ़ी कमी आई है। कमी आई है जी, इसका श्रेय जो जाता है वो IFTM और तीर्थंकर और इस तरह के और जो कॉलेजेस हैं टेक्निकल और प्रोफेशनल, उनको जाता है। अब नई शिक्षा प्रणाली जो, जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, जी, जी, उसके बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसका एक बिंदु हम उठाना चाहते हैं। उसमें एक चीज़ ये दी गई हुई है कि UGC और AICT का मर्जर। ठीक है। UGC एक बॉडी है, आप सब जानते हैं। बिल्कुल, AICT एक बिल्कुल। टेक्निकल बॉडी है जो टेक्निकल कॉलेज को मान्यता देती है। देखिए, 2000 से अगर 2010 का हम सिनेरियो देखें, 10 सालों में AICT ने इतने ज़्यादा इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल, या वो MBA कॉलेजेस हों, फार्मेसी कॉलेजेस हों, इतने ज़्यादा कॉलेजेस को मान्यता दी कि इंजीनियरिंग एक कोर्स ऐसा हुआ करता था जो हमारे बच्चे जब 10th या 12th पास आउट होते थे, उनका एक ख्वाब होता था कि हम इंजीनियर बनेंगे लेकिन ये AICT ने इस तरह से कॉलेजों को मान्यता दी जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व हुए, यहाँ तक कि लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां हटा के उसमें कॉलेज बना दिए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि पिछले 5 सालों में पूरे हिंदुस्तान में करीब 6 लाख इंजीनियरिंग की सीट और कॉलेजेस बंद हुए हैं टोटल। मतलब आप कह रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की फैक्ट्री खोल दी? जी, फैक्ट्री खोल दी उसमें। जो एजुकेशन मिलनी चाहिए बेसिक। अब बात है IFTM ने क्या किया। देखिए साहब, IFTM पहले एक कॉलेज था, 2010 में यूनिवर्सिटी बना। हमने मुरादाबाद के ऐसे गांवों में जाके ऐसे परिवार से हमने कांटेक्ट किया जिनके यहाँ शायद पिछले 10 पुश्तों में किसी ने टेक्निकल कोर्सेज के बारे में सोचा नहीं था। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो लोधीपुर में है, लोधीपुर राजपूत दिल्ली हाईवे पड़ता है। वहाँ के आज की तारीख में अगर बच्चे देखें तो वो UK US मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो प्लस हमारे यहाँ 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट्स हैं। तो जो नई शिक्षा प्रणाली है, देखिए होता क्या है साहब कि कोई भी नई चेंजेस हमारे पास आते हैं, हम लोग बदलाव जो है एक्सेप्ट करते नहीं हैं। ये एक रूल है, नेचर है इंसान का। तो अगर हम वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो या तो वक्त हमें बदल देगा और वरना वक्त हमको खत्म कर देगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं रघुवीर जी। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि सर ने कहा और आपने भी कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी, इनका संस्थान पिछले कुछ सालों में जो ताना बाना बुना गया, और उसमें जैसा उदाहरण भी उन्होंने दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज फैक्ट्री बंद करके लोगों ने उसमें कॉलेज खोल दिया, उसका परिणाम क्या आपने देखा। और पिछले कई सालों से उसकी वजह से ही बहुत निराशाजनक स्थिति है युवाओं में। आपकी यूनिवर्सिटी का फोकस क्या है और उसको कैसे आप सिनेरियो को आगे बढ़ा रहे हैं, खासतौर से मुरादाबाद के उन बच्चों के लिए या बाहर के बच्चे जो आपके संस्थान से जुड़ते होंगे आकर, कि एक प्रोफेशनल कोर्स ना सिर्फ वो कराया जाए बल्कि उसका उतना ही परिणाम भी तुरंत कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मिले फोकस्ड एरिया में। पिछले कुछ सालों का ब्यौरा अगर हम उठाकर देखें तो 2-3 सेक्टर की पढ़ाई और उसी का एक बूम सा आया, और उसमें इतने लोग जुड़ गए कि फिर वहां पर वो सिर्फ जुड़े, उसका उनको नतीजा नहीं मिला। नए सेक्टर कौन कौन से आप लोगों ने चुने हैं? नई सरकार के दौर में चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, बहुत सारे सेक्टर्स को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। उससे जोड़कर कौन से शिक्षण कोर्सेज आप करा रहे हैं?
सचिन जी पहले अतुल। मैं आपको एक अतुल जी, जी। मैं आपको ये बता देता हूं कि एजुकेशन का मतलब क्या है। हम एक्चुअली समझते हैं कि इस वर्ड को। हमारे चेयरमैन साहब जो हैं श्री सुरेश जी जैन जी कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि हर विद्यार्थी जो हमारे यहाँ से निकले वो डिग्री लेकर ना जाए, बल्कि वो एम्प्लॉयबिलिटी उसकी हो, स्किल्ड हो, ताकि उसको दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़े, वो अपने जीवन की जो यथार्थ है उसको अच्छी तरह से फेस कर सके। ये उनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अब मैं वर्ड एजुकेशन को अगर मैं देखता हूं तो लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब है एडुकेयर। कहने का मतलब है कि अंदर जो हमारे है उसको बाहर लाना, दैट मीन्स पोटेंशियल को बाहर लाना जी। राइट। अब पोटेंशियल को बाहर लाने की जब बात कर रहा हूं तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, दैट इज माइंड, सोल एंड बॉडी। माइंड, सोल एंड बॉडी, दैट इज हार्ट, हैंड एंड हेड, राइट। तो अब होता क्या, जो डिग्री हमने जो डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी का आप उठा के देख लीजिए, डिग्री का बहुत ही संकीर्ण रूप है। इतने कोर्सेज होंगे, इतने घंटे पढ़ाई जाएगी, सिखाया जाएगा कि नहीं उसमें नहीं है। टीचिंग इज मोर फोकस्ड, लर्निंग हैज नो प्लेस अनफॉर्चुनेटली जी, राइट। तो जिस तरह का कैरिकुलम डेवलप किया जाता है वो कैरिकुलम केवल एक छोटा सा पार्ट जो हेड का है उसको यूज करने के उपलक्ष्य में आपको। अब रघुवीर जी आपने एजुकेशन की एक परिभाषा बताई, मैं आगे कंप्लीट कर दूं। आप कंप्लीट भी करिएगा, लेकिन मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जो कि मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं और मैंने इसी प्रदेश में वो सरकार भी देखी, वो दौर भी देखा है जब कहते थे कि 99% आपको लाना है, हर हाल में लाना है, और उसके लिए हम सरकार के तौर पर आपको कुंजी देंगे, 22 देंगे, 25 देंगे, जिस तरीके की भी गाइड होती थी। तो वहां पर फोकस यही रहता था कि परसेंटेज आने चाहिए और डिग्री मिलनी चाहिए। ये व्यवहारिक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं। बाकी आपने एडुकेयर समझाया, लैटिन वाला, उससे मैं सहमत हूं व्यक्तिगत तौर पर। मैं इसी बात उसमें कितना बदलाव आपकी यूनिवर्सिटी कर रही है? देखिए, ये जो बदलाव है, मार्क्स, वी आर ए मार्क्स फोकस सोसाइटी, गलत भी नहीं है। क्यों? अगर आपको एक सरकारी कॉलेज, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मार्क्स चाहिए। आपको सरकारी नौकरी लेना है तो मार्क्स चाहिए। तो ये परिवर्तन कहां पर आएगा? ये सरकार की नीतियों के द्वारा ही परिवर्तन होगा। दे हैव टू फाइंड। पहले क्या हो रहा था, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं हो रहा था कैंडिडेट को, राइट। इसकी वजह से उन्होंने मार्क्स पे डिपेंड कर दिया। ठीक है। तो अब हर आदमी जो मार्क्स के पीछे भाग रहा है, लेकिन उससे सर्वांगीण जो, तभी तो नौकरी उससे दूर भाग रही है। मार्क्स तो मिल गया, नौकरी भाग गई, क्योंकि क्वालिटी और स्किल तो क्वालिटी नहीं आ पाई ना। सर्वांगीण विकास तो नहीं हुआ ना। तो हमारा जो फोकस है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में सर्वांगीण विकास के ऊपर है। जब मैं सर्वांगीण विकास की बात करता हूं एजुकेशन की, 3 इंपॉर्टेंट अंग उसके होते हैं, डोमेन जिसको हम कहते हैं जी। पहला डोमेन है कॉग्निटिव, जो अपने दिमाग से रिलेटेड है, दैट मींस एबिलिटी टू थिंक, ठीक है, राइट। दूसरा है आपका अफेक्टिव, दैट मींस हार्ट रिलेटेड, आपकी जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। और तीसरा साइकोमोटर्स, जिसको हम स्किल्स कहते हैं, एबिलिटी टू डू, आपको कार्य करने की क्षमता सीखनी है कि नहीं है। अगर जब तक ये तीनों चीजें बैलेंस नहीं होगी किसी भी एजुकेशन सिस्टम से, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में काम करें चाहे बाहर, दे विल फाइंड देमसेल्व्स इनएडिक्वेट। इसी से जोड़कर एक छोटा सा सवाल कि इस टारगेट को लेकर और इस पद्धति को लेकर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसका आपको खुद परिणाम, आपकी यूनिवर्सिटी को क्या मिला? एक मोटा मोटा अगर फिगर आप बता सकें कि हाँ ये हमने गोल टारगेट किया था और उसको अचीव करने में इतना आगे बढ़े हैं। हम इस विषय पे कॉन्शियसली जिसको कहते हैं ना जी, वो पिछले 3 साल से इसके ऊपर अग्रसित हैं। सबसे पहला हमने आउटकम बेस्ड एजुकेशन हमारी यूनिवर्सिटी में लागू किया। आउटकम का मतलब है आपके एजुकेशन के कंप्लीट करने के 3 साल बाद में आप क्या प्राप्त करेंगे, दैट मीन्स आउटकम्स क्या होंगे। डिग्री आपकी आउटकम नहीं है, ठीक है। आप सीखेंगे क्या? सीखेंगे नॉलेज अकेली नहीं है, हायर ऑर्डर थिंकिंग। मैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेता हूं, उसको क्या मैं एनालाइज कर सकता हूं, ठीक है, क्या मैं उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में रख सकता हूं, क्या मैं उसको इवैल्यूएट कर सकता हूं, क्या मैं इसको, तो सफलता मिल रही है आप लोगों को? ये हमें सफलता मिल रही है। बच्चों में से वो आउटकम आ रहा है, निकल रहा है। अलग तरह की जिज्ञासा शुरू हो रही, बिकॉज क्लासरूम के अंदर जो होता था उसको हमने कंप्लीट चेंज किया। वी कॉल इट एक्सपीरियंस लर्निंग, दैट मींस
एक्चुअली टीचिंग जो जिसको हम कहते हैं वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो चाहे वो क्लासरूम के बाहर हो। जब आप बात कर रहे हैं, बहुत से लोग बात कर रहे हैं लेसन प्लान की। नो, लेसन प्लान इज नॉट गुड इनफ, इट हैज टू बी अ लर्निंग प्लान। नाउ लर्निंग कैन बी विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए आपने कहा बच्चों के अंदर की प्रतिभा निकाल रहे हैं और अंजलि जी लोगों को निकाल निकाल कर शिक्षित कर रही हैं घरों से, क्योंकि वहां पर कई जगह उन्होंने बताया कि लोग निकलना ही नहीं चाहते या उनकी मजबूरी है। वो आपकी चुनौती कहीं ज्यादा है। सर ने तो एक स्तर से और ऊपर बढ़ाने की बात कही है बच्चों को, लेकिन आप गांव की ग्रामीण महिला हों, पुरुष हों, जिनको बिल्कुल शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, परिस्थितियां कोई भी हो, तो आप उनको भी टारगेट कर रही हैं कि उन तक भी शिक्षा पहुंचे। उत्तर प्रदेश कहां दिखता है उसमें? उत्तर प्रदेश हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे तो काफी आगे पहुंच चुका है अब। और जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, जैसे स्कूल में कायाकल्प योजना चल रही है प्राइमरी स्कूल्स में, है ना, और ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां जो पहले 12th भी कर लेती थी वो आगे नहीं पढ़ती थी, अब कॉलेजेस जा रही हैं। हमारा भी प्रयास ये है कि हमारे मुरादाबाद मंडल में IIT, एम्स ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज बने। जैसे आप देख लीजिए कि रुड़की है, रुड़की में IIT है, तो वहाँ के हर घर में, हर घर की नेम प्लेट पे इंजीनियर लिखा रहता है। तो इसी प्रकार से जब यहाँ पे सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे जो गरीब बच्चों के भी पहुँच में होंगे, सरकारी IITians होंगे, तो यहाँ वो सब आएगा तो समानता आएगी, प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा मंडल भी आगे बढ़ेगा। इसी उसमें सर बेसिक में तो करते ही हैं हम लोग, लेकिन हमने एक काम और कर रखा है कि जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के यूथ होते हैं, है ना, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उन्हें ना तो जैसे तैयारियां करते हैं तो ना तो उन्हें बुक्स का पता होता है, ना किसी भी बारे में कोई भी ज्ञान होता है कि कंपटीशन आगे कैसे देना है। तो हम उस पर भी कार्य करते हैं, वहाँ जाकर लाइब्रेरीज बनाते हैं वहाँ, और उन बच्चों के लिए मोटिवेशनल क्लासेस, क्योंकि सारा कार्य मोटिवेशन का है सर। बिल्कुल, यूथ बिल्कुल। में सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत। हम जाके वहाँ कार्यशाला लगाते हैं, वर्कशॉप्स लगा करके वहाँ बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से, जैसे मेरे हस्बैंड भी प्रशासनिक जॉब में है, तो हम दोनों ही मिलकर करते हैं, तो उनका जो अनुभव रहता है प्रशासनिक सेवा का, तो वो उस वहाँ जाकर के बताएंगे बच्चों को कैसे होता है। हमने देखा जा करके कि वहाँ जो यूथ है 4-4 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो सही किताबें हैं वो ही नहीं उन्हें पता है कि किन से तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है। एजुकेशन के साथ साथ उनके अंदर अवेयरनेस की भी कमी, जी अवेयरनेस की भी कमी है। तो ये उसको आप लोग अपने स्तर पर हाँ, हम करें। व्यक्तिगत सरकारों से कितना सहयोग, या आप लोग कैसे सरकार के साथ मिलकर वो कर रहे हैं? सर सरकार के साथ जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, IPS हैं, वो लोग हमारा सहयोग करते हैं, समय समय पर कार्यशाला में मोटिवेशनल क्लासेस भी देते हैं। और सरकार से भी हम, जैसे हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं तो वहाँ लाइब्रेरी के लिए हमें सरकार से भी हम आर्थिक मदद की मतलब कई बार मिलती है। हाँ, प्रक्रिया चल रही है। जी मेहंदी साहब, पूर्वांचल से अगर शुरू करूं, उत्तर प्रदेश को अलग अलग हिस्सों में हम बांट कर देखें, या फिर कहें कि वो जो सेक्टर्स हैं, पूर्वांचल में महामना की वजह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय, या कहें कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी, उसके साथ साथ आप अवध में देख लीजिए कई यूनिवर्सिटीज, आप चले आइए फिर जो है बुंदेलखंड में, तो वहां की क्या स्थिति है, बाकी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से शिक्षा को लेकर तो मैं सवाल वहां के लिए नहीं पूछूं तो बेहतर है, लेकिन अब बदलाव वहां पर भी होने की कोशिश है। रुहेलखंड की अगर हम बात कर लें, कहां पे लगता है कि इस वक्त खड़ा है, और आप लोगों की यूनिवर्सिटीज की वजह से, सर के प्रयास की वजह से, यूनिवर्सिटी की वजह से क्या लगता है कि हाँ कम से कम कुछ दिनों के बाद ही इसकी एक अलग पहचान बन पाएगी? क्योंकि पूर्वांचल में अगर हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो एक दौर में बड़ा नाम था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि नाम बड़ा रह गया लेकिन चीजें कुछ कम हुई, और अब फिर से वो बेहतर होने की स्थिति में आगे बढ़ रही हैं। देखिए अतुल जी, आवाज आ रही है? जी जी बोले, आप बोले। अगर हम सिर्फ IFTM या तीर्थंकर की बात करें और तो हमें लगता है कई घंटे लग जाएंगे, हम IFTM के बारे में उससे कसीदा पढ़ते रहेंगे। हम लोग जो बैठे हुए हैं शायद वो नई जो पॉलिसी आई है उसके बारे में थोड़ी बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि पहले क्या होता था, इस बार इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका जो फोर्थ कैटेगरी है जिसमें बच्चा या स्टूडेंट या विद्यार्थी जो है वो 12वीं के बाद उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। पहले क्या होता था, सपोज किसी ने बीटेक ज्वाइन किया और फर्स्ट ईयर करने के बाद वो बीटेक नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, ना वो इधर का रहा ना उधर का, ना कहीं उसे नौकरी मिलेगी। बिल्कुल। न्यू पॉलिसी में एक बहुत ही खासियत यह है कि अगर मान लिया उस बच्चे ने 1 साल पूरा किया तो उसको एक बेसिक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। मान लिया उसने सेकंड ईयर पूरा किया तो उसको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मान लीजिए उसने 4 साल डिग्री, जैसा कि पहले
बहुत पहले जी, से जी। यूरोपियन कंट्रीज में जी पैटर्न जी था। बिल्कुल था। हाँ। इससे ये है कि जो बीच में जो हमें लोग छोड़ के जाते हैं, बच्चे ड्रॉप आउट होते Gap हैं, हो जाता तो था। गैप हो जाता है। तो इससे एक बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज हमको मिल रही है। दूसरी चीज है कि हमारे पास देखिए, ये 1986 में हमारी पुरानी वाली जो पॉलिसी थी वो जी, जी, 1986 जी, में जी, आई। बिल्कुल। उसके बाद 92 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। उसके बाद करीब करीब 30 साल हो रहे हैं। 30 साल में कोई भी एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं किए गए। ठीक है। जबकि 30 साल में हिंदुस्तानी नहीं, हमारा पूरे देश में, पूरे दुनिया में अलग अलग एरियाज में चेंजेस आ गए हैं, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक हो, चाहे हमारे सोशल हो। 30 चाहे साल में दुनिया ही बदल गई साहब। है। हाँ। लेकिन हम अभी भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई या मेडिकल की पढ़ाई या और इस तरह के कोर्सेज, एमबीए, वही जो सिलेबस हम पढ़ते आ रहे थे वही पढ़ रहे हैं। तो नुकसान तो होना ही है हमको। हमने अपने आप को अपडेट किया ही नहीं अभी अब तक। मैं आपको इसी से जोड़कर पूछूंगा ये सवाल। आपने कहा कि जो बदलाव आए और इतने सालों के बाद आए, इस पर राजनीति भी आ बिल्कुल, गई। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसमें ये कहा गया, और जिन लोगों ने उस दौर में इसी पॉलिसी को लाने की वकालत की थी, जी। आज वो इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आप चूंकि राजनीति से नहीं जुड़े हैं इसलिए मैं आपसे वो सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन कितनी जरूरी थी ये पॉलिसी, और उससे रुहेलखंड के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए क्या लगता है कि वाकई उस सेक्टर में एक बूम आएगा, देखिए, बदलाव आएगा? बहुत ज़रूरी है। रोहिलखंड की बात करें, अगर आज से 20 साल पहले जाएं, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे कॉलेज के कई कोर्सेज रोहिलखंड से चलते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ तक कि जब एमआईटी यहाँ पे 1996 में शुरू हुआ, तो उसकी भी डिग्री के लिए, इंजीनियरिंग के लिए रोहिलखंड ही उसको प्रोवाइड करती थी। बिल्कुल। उसके बाद यूपीटीयू आया, जिसने पूरा एक बूम, बिल्कुल अलग तरह का एक माहौल ही पैदा कर दिया, जिसमें हर तरह के माफिया भी पैदा हुए। जैसे हमने बिल्कुल, बात- जी। बिल्कुल। तो फिलहाल ये है कि अभी देखा जाए तो ये शिक्षा नीति जो आई है बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि हमें हर चीज का अपोज करना है, तो अदरवाइज देखिए इसमें क्या है, 6 क्लास के बाद कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो वोकेशनल कोर्सेज होते बिल्कुल, हैं। vocational जी, वोकेशनल कोर्सेज अगर हम अपनी बात कर लें अपने यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में, तो शायद पेरेंट्स ही बच्चों का एडमिशन ना कराएं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वोकेशनल कोर्सेज हमारे ऐसे हैं कि जिससे हमारी जो मेन हमारा एम क्या है साहब, हमारा एम जो है कि बच्चों को रोजगार मिले। ठीक, तो ऐसे कोर्सेज 6 के बाद, इस नीति में एक पॉइंट ये भी है कि क्लास 6 के बाद वोकेशनल कोर्सेज में ऐसे सब्जेक्ट ऐड किए जा सकते हैं जो इंडस्ट्री को व्यू देखकर वहां पे क्या जरूरत है, उसमें किस तरह की स्किल रिक्वायरमेंट है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इस पे आपकी यूनिवर्सिटी का क्या योगदान है, या क्या पॉलिसी आप लोग अलग से अपनी बना रहे हैं? देखिए, क्या ऐसा हो सकता है? ऑलरेडी जैसा सर ने भी बात किया, इस पे काम चल रहा है ऑलरेडी। हम लोग, एक वर्ड होता है मल्टी डिसिप्लिनरी, तो हम लोग ने ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों में छोटे छोटे कोर्सेज, जैसे एक कोर्सेज आपने सुना होगा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जनरल एक कोर्सेज, जनरल अवेयरनेस का कोर्स है। इसको हर ब्रांच, हर कोर्स, हर, चाहे वो साइंस हो चाहे वो आर्ट्स हो, उसमें ऐड किया गया। तो इस तरह के हम लोगों ने ऑलरेडी पहल कर चुके थे हम, कि जिससे ऐसे कोर्सेज लाए जाए। मान लीजिए सपोज कि हमें इंजीनियरिंग का कोर्स चलाना है, तो इंजीनियरिंग में हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही क्यों पढ़ें साहब? ठीक, क्यों ना ऐसा किया जाए कि 4 साल के बीटेक के कोर्स को हम 3 साल का कर दें, लास्ट का पूरा 1 साल ऐसा देखें जो इंडस्ट्री से, जिससे हमारा रिलेशन हो। कि होता क्या है, जब बच्चा 4 साल के कोर्स करने के बाद जब वो इंडस्ट्री में पहुंचता है, तो उसको लगता है कि यहाँ की दुनिया वहाँ की दुनिया बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल। जो अभी तक उसने पढ़ा है, आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बीटेक जिसकी सैलरी 30,000, 40,000, और उससे अभी एक काम कह दिया कि अगर एक बाइक का आप प्लग जो है चेंज कर दिए, वो नहीं कर पाएगा चेंज। और एक छोटा सा मिस्त्री जो 200 रुपए पाता है, वो खोलेगा प्लग, एक हथौड़ी मारेगा और उसको खोल देगा। ये चीज और 2 कोर्स और भी है जी, या मैं एक को खास तौर पे कहूँ, वकालत, जी। हालांकि बहुत ही अच्छा पेशा जी, और उसकी पढ़ाई अपने आप में बहुत दिलचस्प, लेकिन जो पढ़ के आते हैं और जब कोर्ट में जाते हैं तो दुनिया बदल जाती है उनकी, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है कुछ और होता बिल्कुल, है और वहाँ बिल्कुल। प्रैक्टिकल में कुछ और होता है। अब आपने वकालत की बात की, हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो इलाहाबाद का हाई कोर्ट तो आप जानते ही हैं। तो वहां पे अक्सर देखने में लगता है कि इतने वकील, लाखों वकील कर के आ रहे होंगे, लेकिन किसी भी वकील को हमने रोते हुए नहीं देखा साहब। तो कुछ ना कुछ मसला है, तो इस प्रैक्टिकल से उनका काम चल जाता जी, है। काम चल जाता है। रघुवीर जी, फाइनल कमेंट सर आपसे, बहुत संक्षेप में, समय अब नहीं रह गया है। मैंने आपसे पहला ही सवाल लिया था वहीं, और उसी पर मेहदी साहब ने आखिरी जवाब दे दिया कि हमने कुछ नई चीजें शुरू की हैं कोर्सेज के हिसाब से। इसकी ही जरूरत थी, क्योंकि मैंने लॉ का जब इनसे जिक्र किया तो एक उदाहरण, जो कि जीवित उदाहरण है मेरे लिए, मैं खुद जब वकालत की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे एक रिलेटिव ने कहा कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि वकालत पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं बताओ, वो तो पढ़ रहे हो, तुम करोगे क्या आगे, और क्या कर रहे हो जीवन जीने के लिए, और क्या कर रहे हो। ये स्थिति आ गई थी वकालत की 90 से लेकर 2000 तक के दशक के बीच की अगर हम बात करें तो। हालांकि पहले से बहुत अच्छा कोर्स था, आगे भविष्य में अब उसको कॉर्पोरेट से जोड़ा गया तो और अच्छा है, वो बेहतर है, उसमें बहुत सारे विकल्प युवाओं के लिए हैं, लेकिन और तमाम तरह के कोर्सेज जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी का योगदान। देखिए, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सभी तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं, मेडिकल से, पैरामेडिकल से, लॉ है,
इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, इवन फाइन आर्ट्स है, मैनेजमेंट के भी बहुत से कोर्सेज। बच्चे से जुड़ रहे हैं, हैं? उनके अंदर उत्साह आ रहा है, उत्साह करना ट्रेडिशनल पड़ता कोर्सेज से अलग हटकर आ रहे हो। है। बता रहा हूं ना, उत्साह करना पड़ता है कि आप अगर बच्चे को ये सोचते हैं कि इट इज एन एम्प्टी पैकेट, आई वांट टू फिल इट, जी, राइट। अगर आप वैसा सोचते हैं तो उत्साह नहीं आएगा। आपको बच्चे को केयर देना पड़ेगा। इसलिए जैसे आप एक छोटे से बीज है, मान लीजिए किसी भी फ्रूट का, उसको आप बोते हैं तो आप ये नहीं कहते हाँ अब मैंने तेरे को बो दिया और तू बड़ा हो जाए और फ्रूट देना। नो, उसका बहुत डीपली केयर करना पड़ेगा एक किसान को। बिल्कुल बिल्कुल। उसका पानी, टेम्परेचर, हवा, हर तरह की चीज जो उसको चाहिए वो देनी पड़ेगी। तो एजुकेशन वही है एग्जैक्टली। जब तक आप वो नहीं देंगे, बच्चे के अंदर की जो प्रतिभा है वो नहीं निकल के आएगी, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट को क्या चाहिए, जहां हमें काम करना है, कॉर्पोरेट कहीं पर भी, हम कहते हैं उसमें टी शेप एम्प्लॉई या टी शेप पीपल होना चाहिए। टी शेप का मतलब क्या है, राइट? टी शेप, जो टी का जो आई है वो बिल्कुल लंबा है, दैट इज इन डेप्थ नॉलेज एंड स्किल्स इन गिवन डोमेन। एक पर्टिकुलर, जैसे लॉ की बात करिए आप, क्या मेरे अंदर उसकी इन डेप्थ नॉलेज है क्या? फिर वो दो आएंगे टी के, आप देखिए दोनों तरफ, बिल्कुल वो है आपके जो क्लोज बाय डोमेन है उनकी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप ह्यूमन से डील करना जानते हैं क्या? बिल्कुल। तो आपकी सॉफ्ट स्किल अगर आपने नहीं सीखी है, दैट में अप्लाई नहीं की है, यू विल नॉट सक्सीड इन रियल लाइफ। बिल्कुल, राइट। उससे रिलेटेड भाई, आप अगर जब वकालत कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, आपको इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको सोशियोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। शब्दों में समेट दूं सर, समय नहीं है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होना चाहिए, दोनों की बहुत आवश्यकता है, तब आप उस पढ़ाई का उपयोग भी कर पाते हो, फिर उससे आपको फायदा होता है, समाज को भी फायदा मिल पाता है। और आपने जो कहा कि जब किसान बीज बोता है तो पालता पोसता है और फिर समय के बाद उससे फल लगता है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि एक दौर ऐसा आया था कि एडमिशन लेकर बीज बो देते थे और बाद में कुंजी लेकर पास हो जाते थे, तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। कौन से फल निकलते थे वो भी बताइए। बहुत छोटा सा सर, बहुत आखिरी मैसेज हम सारे पेरेंट्स अभिभावकों को देना चाहते हैं कि प्लीज अपने बच्चों के एडमिशन कराते वक्त किसी आप ऐड पे ना जाएं कि 100% प्लेसमेंट। आप सिर्फ देखें, क्योंकि आप शिक्षण संस्थान में बच्चों को भेज रहे हैं, आप देखें किस स्कूल किस कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होती है, वहां पे टीचर अच्छे होते हैं। अगर पढ़ाई टीचर अच्छी होगी तो उसको प्लेसमेंट जॉब तो मिलना ही है साहब। बिल्कुल। और देखिए लंबे समय से के बाद लास्ट में जोड़, बहुत संक्षेप में सर, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने कहा, लेकिन पढ़ाई के आगे भी देखिए क्लास के अंदर और क्लासरूम के बाहर होता क्या है। बच्चा कितना इन्वॉल्व है करने में या वो सुनने में है। सुनने से कुछ नहीं होगा, जो आदमी सुनेगा दैट वो तो आप देखेंगे कि 6 महीने बाद में सब भूल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन करता क्या है वो जिंदगी में कभी नहीं बोलता। साथ करना शुरू कर दे तो प्रैक्टिकल होता जाएगा। दो चीजें मैं दो चीजें फाइनल दो चीजें बता दूं। बहुत संक्षेप में सर, बिल्कुल समय नहीं, बहुत संक्षेप में बता दूं। सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन, उन्होंने क्या कहा एजुकेशन क्या है? उन्होंने बहुत सिंपल शब्दों में क्या, एजुकेशन वो है जो बच्चा एग्जामिनेशन में लिखने के बाद में सब कुछ भूल जाता है, जो उसके पीछे रह जाता है वही एजुकेशन है। क्या रह जाता है पीछे? उसने किया क्या है, सीखा क्या है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि एजुकेशन का मतलब है टू डेवलप थिंकिंग, सोच को बड़ा करना। तीसरी बात उन्होंने कही, समथिंग विच इज वर्थ लर्निंग कैन नॉट बी टॉट। जो सिखाने लायक है उसको सिखाया नहीं जा सकता, बच्चे को खुद सीखना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सीखने में उस बच्चे का है, उसके परिवार का है, उसके दोस्तों का है और इंस्टीट्यूशन का है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। और देखिए सरकारें लंबे समय के साथ ही नीति में बदलाव कर सकती है, नीति ला सकती है, लेकिन प्राइवेट स्तर पर भी व्यक्ति विशेष के द्वारा भी उन नीतियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। और शिक्षा नीति की कितनी जरूरत थी और रुहेलखंड फिर से आखिर शिक्षा को लेकर किस स्तर पर बढ़ सकता है, उसमें कुछ शिक्षण संस्थानों का अपना जो योगदान है, कुछ एनजीओज का अपना जो योगदान है, उस पर भी चर्चा हमने की और इससे ही कम से कम एक बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का।